बात बोलेगी में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने समालोचक एवं साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह। तो आइए उनसे बात करते हैं। नामवर जी, एक पूरा युग आपकी आंखों के सामने से साहित्य का गुजरा है। 82 साल के आप हो रहे हैं और एक लंबा अरसा होता है। कितनी साहित्य की धाराएं उठी होंगी, गिरी होंगी, इन सब पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आपके अपने साहित्यिक सफ़र से। आपने शुरुआत की थी कविताओं से, फिर आप आलोचक बन गए। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, क्यों कविताओं से आलोचना की तरफ मुड़े, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मुकेश जी, स्कूल के दिनों में, ये ज़माना करीब 1936-37 के आसपास का है, ख़ास तौर से मिडिल स्कूल। तो मिडिल स्कूल में एक अंताक्षरी प्रतियोगिता हुआ करती थी और अंताक्षरी में दोनों ओर से होड़ होती थी, तो कविताओं को याद करना पड़ता था और आमतौर से छंदोबद्ध कविताएं ही हुआ करती थी। तो उस सिलसिले में हम कवित सवैया या तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई और दोहे ये रट के तैयार रखते थे और अंताक्षरी में आखिरी शब्द जहाँ गिरता था तो उसी से दूसरी पंक्ति उठानी पड़ती थी। उसके कारण मेरी रुचि हुई। लेकिन कविताएं चूँकि आमतौर से भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल तब तक गांव में पहुंचा नहीं था। छायावाद का भी प्रवेश नहीं हुआ था वहाँ, केवल प्रिप्रवास तक का प्रवेश था। मैथिलीशरण गुप्त तक के छायावाद नहीं पहुंचा था। तो उस अंताक्षरी के अभ्यास के कारण कविताओं में रुचि हुई और बल्कि जिला के स्तर के सारे स्कूलों का, मिडिल स्कूलों की प्रतियोगिता होती थी। तो ऐसे ही कुछ रीति काव्य की कविताएं बिना अर्थ समझे हुए सुनाया करते थे। इसमें मुझे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने घनानंद पर काम किया है, वो पुस्तक मुझे पुरस्कार के रूप में दी थी। तो एक तो स्रोत ये है। दूसरा स्रोत ये है कि हमारे गांव के पास एक बड़ा गांव है आवादापुर, तो वहाँ कुछ भाट और चारण हुआ करते हैं। तो अमरेश भट्ट एक थे, अकबर भट्ट उनके पिता थे। तो भाट लोगों के पास आमतौर से पुरानी जमींदारों के घर में जाके कविता सुना करके दशहरा के दिन, त्योहारों के दिन ले आते थे। वो एक मंडली हुआ करती थी और मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र वे उन्होंने परिचय करा दिया। तो वहाँ समस्या पूर्तियाँ हुआ करती थी। एक पंक्ति दी गई और उसके अनुसार आप पूर्ति करें, तो कुछ गढ़ना पड़ता था और ऐसी समस्या पूर्ति करने का चस्का लग गया मुझे उनके बीच में सुनते सुनते। थोड़ा सा विरोधाभासी लगता है कि प्रगतिशील साहित्य के पुरोधा की शुरुआत उस तरह से हुई, मतलब भाट गीतों में से जुड़ाव हुआ और वहाँ पर जो उन्होंने रचनाशीलता दिखाई, फिर वो उन्हें आगे ले गई। तो द्विजदेव की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो उनके पास थी और वहाँ से हम, और ख़ास तौर से रीतिकाल, उसकी एक सजा भी मुझको मिली। मैं जानता नहीं था रीतिकाल की कविताएं श्रृंगार की होती हैं। युवावस्था में जिसकी शादी भी नहीं हुई हो, तो एक दो पंक्तियां मैंने समस्या पूर्ति के रूप में की थी कि आस दुई माँ से प्रिय मिलन अवधि की है, उमगे उरोज रहे कंचु की मसक मसक। हमारे हेडमास्टर साहब की नज़र पड़ गई उस पर, कई पंक्ति मैंने। क्या उम्र थी आपकी उस समय? 14 साल की भी उम्र मेरी नहीं थी, 12 साल की रही होगी। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता से अब कहेंगे कि इसकी जल्दी शादी कर दो, और क्या तुम यही करते हो? जानते हो उरोज किसको कहते हैं? और हमें क्या मालूम। बोले कंचुकी किसको कहते हैं? हमने कंचुकी जाना नहीं, उरोज जाना है, गाँव का लड़का। बड़ी डांट। तो पंडित जी ने कहा कि देखो डिप्टी साहब आने वाले हैं, उनके स्वागत में एक कविता लिख दो, तो तुमको हम माफ़ कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे पिताजी से शिकायत करेंगे कि देखो लड़का खराब हो रहा है। तो ये अंताक्षरी और समस्या पूर्ति, इन दो के कारण कविता में रुचि हुई, चस्का लगा
और ये घटना करीब 1940 के आसपास की होगी। फिर 41 में मैं काशी आ गया हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। और हाई स्कूल में जब मैं आया तो मेरा सौभाग्य है, संयोग ही की बात है, उसी उदय प्रताप कॉलेज में विद्यार्थी रह चुके और उस समय प्रसिद्ध गीतकार शंभुनाथ सिंह, उनकी कई पुस्तकें छपी हैं कवि सम्मेलनों में। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, तो वो आया करते थे और हम लोगों के हम आदर्श हुआ करते थे। वे गीत लिखते थे, उनकी एक पुस्तक छप भी चुकी थी। संयोग से मेरी मुलाकात वो सन 42 के आसपास के दिन होंगे, तो वो चले गए थे बाहर और क्षत्रिय मित्र नाम की एक पत्रिका निकलती थी। प्राचीन छात्र भवन हमारे कॉलेज का था, वहीं दफ्तर उसका होता था। वो बाहर चले गए तो त्रिलोचन शास्त्री को स्थानापन्न संपादक उन्होंने संपादन का काम सौंप के बैठा दिया। वह मेरे लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, त्रिलोचन जी से मिलना। कहाँ मैं रीतिकाल की कविता वाली दुनिया से अंताक्षरी से आया था और गीत लिखने लगा था। अपने विद्यालय में मैंने उन दिनों एक सवैया लिखा था, खड़ी बोली का था, ब्रजभाषा का नहीं, और प्रिंसिपल साहब गाते थे, जिसके कारण उस एक कविता से, तालाब शीर्षक कविता थी, तान के सोता रहा जल चादर, वायु सा खींच जगा गया कोई। अब उसके कारण पूरे मैं विद्यालय का कवि हो गया। और प्रिंसिपल साहब जिसकी तारीफ करें, रसिक आदमी थे, गाते भी थे। तो त्रिलोचन जी के यहाँ जब मैं वो संपादक होकर के आए और संयोग से उनसे मिलने के लिए विद्यालय में थे, तो त्रिलोचन जी से मिलना, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या किस दौर में कविता याद कर रहे हो, लिख रहे हो, सवैया लिख रहे हो तुम। सवैया लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। फिर सवैया का एक उदाहरण उन्होंने दिया। उस समय एक सभाजीत पांडे अश्रु गाजीपुर जिले के थे, उनका एक सवैया उन्होंने सुनाया। फारसी का एक शेर, शायद खुसरो का किसका लिखा हुआ है, हम चुजन हिंदू कशे दर आशिकी मर्दाना नेस्त, शोख तन बर समा मुर्दा कार्य हर परवाना नेस्त। अब कविता अनुवाद से आप समझे। विश्व में हिंदुओं की सती नारिसा, प्रेमी कहीं निकले तब जाने, अश्रु बुझे हुए दीप के ऊपर आके पतंग जले तब जाने। जलते हुए दिए पर तो पतंग मरे तब बात समझ में आती, बुझे हुए दीपक पर पतंग आकर के जले। क्योंकि सती के ऊपर मरना, जीवित स्त्री पर मरने वाले तो जान देने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो सती पर जान देना, ये उन्होंने सुना के कहा कि देखो ऐसी बात होती है, तान के सोता रहा जल चादर से बात नहीं बनती है, छोड़ो इस सवैया भैया। और त्रिलोचन जी ने पढ़ने की दिशा में कुछ पुस्तकें सुझाई। निराला की अनामिका मैंने पहली बार खरीदी, अब भी वो कापी मेरे पास है, ताज़ा ताज़ा आई थी, 41 में छपी थी, 42 की घटना हो गई, 41-42 की। तो मुक्त छंद में तो नभ पतंग राम की एक कविता मैंने लिखी जो एकदम मुक्त छंद थी जी। थोड़ी सी सुनाइए अगर अरे कब तक की बात, 41-42 की ने वो कहीं छपी भी थी, उस समय मुझे भूल भी गई है। आकाश में उड़ने वाली पतंग को लेकर के लिखा था, क्योंकि शहर में आकर के देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ से त्रिलोचन जी के साथ फिर आपका एक कविता संग्रह आया। मेरा कविता संग्रह नीम के फूल प्रेस में था, छप भी गया था, ताला लग गया इसलिए वो नहीं आ सका, उसका नाम नीम के फूल रखा था। तो ये घटना तो 1951 की है। और सन 42 से लेकर के उसके बीच में फिर कविताएं, प्रगति का संवाद आया, एक कविता लिखी थी। तो दूसरा स्रोत मेरा कुछ वर्षों तक चला, क्योंकि काशी में प्रगतिशील लेखक संघ था। ये सन 42-43 के आसपास की बात है। तो उसी समय आप प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए फिर? जुड़ गया जी। और उसने फिर आपको बदला? और वो त्रिलोचन जी के कारण ही जुड़ा। त्रिलोचन जी लेकर के गए और एक गोष्ठी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। शमशेर बहादुर सिंह उसमें आए थे, शिवदान सिंह चौहान थे,
और शमशेर जी ने कविता सुनाई थी। और नरेंद्र शर्मा जेल में चले गए थे तो उनकी कविता, एक हमारी जेल में थे वो, अजमेर के पास वो जेल था, कैंप जेल बना था। एक हमारी भी दुनिया जो घिरी कटीले तारों से, जो घिरी हुई दीवारों से, ये कविता सुनाई थी और कुछ अपनी एक कविता सुनाई। तो यहाँ से मेरा प्रवेश। फिर आलोचना की तरफ कैसे आप मुड़ गए? कविता ठीक ठाक चल रही थी? हुआ ये कि आलोचना की ओर जाने का कारण गोष्ठियां हैं। प्रगतिशील लेखक संघ में थोड़ी देर तक कविता पाठ होता था और इसके बाद कोई विषय होता था, प्रगतिवाद क्यों और प्रगतिवाद यूं। चूंकि शिवदान सिंह चौहान हंस के संपादक होकर के आए थे और वो पत्रिका प्रगतिशील लेखक संघ की आंदोलन की पत्रिका थी, तो गोष्ठियों में जो बहस होती थी, तो बहस आप कविता से नहीं कर सकते हैं, आपके विचारों से कर सकते हैं। तो आलोचना की उसी समय शिवदान सिंह चौहान की प्रगतिवाद नाम की पुस्तक भी आई थी और त्रिलोचन जी प्रगतिशील लेखक संघ में थे। हंस नाम की पत्रिका निकलती थी, हंस के पाठक हम बन गए और प्रगतिवाद ही क्यों नाम के 3 अंक निकले। उसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा का लेख था। चौहान जी बीच में जेल चले गए थे, पत्रिका छोड़ के चले गए। तो हंस जो निकलता था प्रेमचंद का, उसमें कहानियां छपती थी, कविताएं भी, एक कविता का अंक निकला था, कविता विशेषांक, बहुत अच्छा निकला था। लेकिन उसमें कार्डवेल का कोई लेख था। तो मैं कह रहा था कि गोष्ठियों में बहस और हंस नाम की पत्रिका, जिसमें जो प्रगतिशील आंदोलन की पत्रिका थी, इसने हमको कहा कि भाई यहाँ कविता से, कविता कवि सम्मेलन की चीज है। साहित्यिकों की गोष्ठी में आप अगर बैठने लायक अपने को बना सके तो आपके पास विचार होने चाहिए और साहित्यिक कृतियों पर बहस होनी चाहिए, इस लायक आप बने। तो धीरे धीरे मैं, और चूंकि छात्र के नाते परीक्षा पास करने के लिए भी साहित्य पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको कहीं आपको ये भी लगा होगा कि कविता से बेहतर मैं आलोचना कर सकता हूँ? ये मुझे, जब मैं हाई स्कूल पास कर चुका, विश्वविद्यालय में आया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए में, तो ये भी था कि भाई हम जिस एक निम्न मध्य वर्ग से आए हुए थे, अच्छा करना चाहिए और रिकॉर्ड अच्छा था मेरा, प्रथम श्रेणी बराबर आता रहा। तो पढ़ाई के दौरान, चूंकि साहित्य भी एक विषय था, उसमें उत्तर पुस्तिका में आपको आलोचना लिखनी पड़ती है, कविता लिखने से तो काम नहीं चलेगा। तो उस क्रम में हमें जो अध्यापक मिले, विशेष रूप से बीए तक, बल्कि एमए के पहले तक, पंडित केशव प्रसाद मिश्र संस्कृत के पंडित थे, लेकिन प्रसाद जी के बड़े निकट रह चुके थे, जयशंकर प्रसाद के। तो वे और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसा विद्वान था, उन लोगों के कारण पाठ्यक्रम की तैयारी में आलोचनाएं पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कविताएं भी लिखता रहता था। तभी तो नीम के फूल नाम का संग्रह, पहला कविता संग्रह तो वही निकलता हमारा। यहाँ साहित्य गोष्ठी, साहित्य सभा थी हमारे हिंदी विभाग की, उसमें एक पर्चा लिखना था। और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके अध्यक्ष रह चुके थे, पहला निबंध मैंने वहाँ पढ़ा उनकी शुक्ल जयंती पर, वो रामचंद्र शुक्ल पर, बाद में जनवाणी नाम की पत्रिका में छपा। तो विश्वविद्यालय में आने के बाद, लगभग सन 52 के बाद मैंने कोई कविता नहीं लिखी। जब एमए किया, एमए करने के बाद नहीं लिखी। और तब मैंने देखा कि काशी की साहित्यिक गोष्ठियों में विचार, चर्चा आदि आदि, और शायद प्रगतिवाद को आप जिम्मेदार मान लें कि प्रगतिशील आंदोलन जो है आदमी को आलोचक बना देता है। और अगर न होता तो त्रिलोचन जी ने एक कविता सोनेट लिखा है उन्होंने कि गद्य वद्य कुछ लिखा करो, कविता में क्या है, और कविता को कौन पूछता है।
ये त्रिलोचन जी एक तरह से प्रगतिशील आलोचकों पर टिप्पणी कर रहे थे। तो लगभग ये स्थिति थी साहित्यिक गोष्ठियों में। इसलिए ज़्यादा बहस साहित्यिक मुद्दों पर, कुछ साहित्यिक और राजनीतिक मुद्दों पर मिली हुई। उन तमाम चीज़ों के कारण शायद ऐसा हुआ। और उसमें एक योगदान ये कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं 1952 में अस्थायी रूप से अध्यापक हो गया, अध्यापन करने लगा। तो जब कोई लोग तो करते हैं कि कक्षा में भी कविता ही सुनाते रहते हैं, लेकिन एक सफल अध्यापक होना चाहिए। सफल अध्यापक करने के लिए आप आलोचना का सहारा लेंगे ही। नतीजा ये हुआ कि एक अच्छा विद्यार्थी होने के साथ साथ जब मैं अच्छा अध्यापक होने लगा तो कविता छूट गई और आलोचना के रास्ते पर आ गया। नामवर जी, बातों ही बातों में आपने बता दिया कि कैसे आप कवि से आलोचक बने, पहले कवि कैसे बने। बातों का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है कि बातों में एक छोटा सा ब्रेक लगाया जाए। लेकिन हम फौरन लौटेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं आज जाने माने साहित्यकार और समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर जी, ब्रेक के पहले आपने अपनी पूरी कहानी बयान की, कवि से आलोचक बनने की कहानी। ये बताएं, आम आदमी सोचता है कि भैया आलोचक की ज़रूरत क्या है, आलोचना बहुत खराब उससे नज़र से देखी जाती है। क्या ज़रूरत है साहित्य में एक आलोचक की? ज़रूरत है, ख़ास तौर से आज के दौर में भी और तब भी, साहित्य में रुचि और रस पैदा करना। और जीवन में यदि रस न हो तो नीरस जीवन ऊसर बंजर रेगिस्तान की तरह होगा। लेकिन वो तो कविता, कहानी, उपन्यास में पहले से ही होता है। आलोचक कहाँ से रस पैदा करता है? मैं वही तो बताना चाहता हूँ। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे काम दिया गया जो अध्यापक नहीं पढ़ाना चाहता था। विज्ञान के विद्यार्थियों को सामान्य हिंदी, वाणिज्य के विद्यार्थियों को सामान्य हिंदी पढ़ाने का काम। कला संकाय के लोग तो समझाता था कि ये हिंदी प्रेमी हैं ही। कोई हिंदी का अध्यापक उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि या तो बहुत आते नहीं थे, हाजिरी दे के चले जाते थे। वाणिज्य और विज्ञान के विद्यार्थी, उसमें सामान्य हिंदी बीए में हुआ करती थी। मैं जब गया तो मेरे सामने चुनौती ये थी, और पहला व्याख्यान जो दिया उसकी थोड़ी सी याद मुझे है। अंग्रेजी में कविता पढ़ी थी, गोल्डन ट्रेजरी में है वो, नाइटिंगेल, बुलबुल के प्रति, ओड टू नाइटिंगेल थी। तो उसमें आता है कि वो एक आदमी कहता है कि वो पहाड़ बड़े खूबसूरत होंगे, वो झरने चांदी के होंगे, तुम वहाँ से आती होगी तभी तो इतना मीठा गाती हो। तो वो कहती है कि नहीं, barren are those mountains and spent the streams, our song is the voice of desire that haunts our dreams। नहीं, वो पहाड़ नंगे हैं, झरने सूखे हैं। इसलिए मेरी कविता उन अभावों की वाणी है, इसलिए मैं मधुर गाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सूखे नंगे पहाड़ों से आती हूँ। तो मैंने कहा कि ये कला संकाय वाले जो साहित्य लिए हुए हैं, ये तो हलवाई की दुकान है, मिठाई से इनका मुंह भर गया है। ये नहीं, तुम लोग वाणिज्य पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हो, सूखी दुनिया से आ रहे हो, इसलिए साहित्य की भूख तुम में ज़्यादा है। और मैं ख़ास तौर से आप लोगों से इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि तुम्हें भूख ज़्यादा है, उनके यहाँ तो भूख ही नहीं है। यहाँ से, इस उदाहरण से मैंने शुरू किया। और मेरी पहली दिलचस्पी थी, कहानी संग्रह हुआ करता था, कविता नहीं होती थी। कैसे कहानियों के द्वारा, प्रेमचंद की कहानी थी, बूढ़ी का की कहानी एक थी। अब उन कहानियों के द्वारा मैं केवल आलोचना नहीं करता था, उन मार्मिक कहानियों को की मार्मिकता की ओर ध्यान दिलाता था। और आपको बताऊं मुकेश जी, आज भी लोग याद करते हैं मुझे, वो ये कि दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थी हमारे यहाँ, कुर्सियां तो भरी रहती थी, खिड़कियों पर लड़के खड़े रहते थे। बल्कि प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ये कौन लड़का एक नया नया आया है, इसके इशारे कमरा, और संयोग से प्रिंसिपल के दफ्तर के बगल में कमरा हुआ करता था। ये दृश्य तो आज भी होता है नामवर जी। आप जहाँ बोलते हैं वहाँ
हाल खचाखच भरे तो रहते हैं। मेरी दिलचस्पी यहाँ से शुरू हुई कि हिंदी साहित्य को उस दुनिया में, उसमें रुचि पैदा करना अध्यापक का पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ये नहीं है कि आप सिद्धांत बखारें, शास्त्र दें कि साहित्य क्या है और परिभाषा दें। शास्त्र नहीं, साहित्य को मर्मज्ञता के साथ, रसिकता के साथ। लेकिन सिद्धांत और साहित्य तो आपने भी गढ़े। नहीं, कविता के नए प्रतिमान और पहली पुस्तक दूसरी जो परंपरा की खोज। मुकेश जी, ये तो बहुत बाद की बात है। पहली पुस्तक मेरी है छायावाद। छायावाद पर बहुत सी पुस्तकें मैं विद्यार्थी जीवन में मैंने पढ़ी थी एमए में, और वे छायावाद में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिख रहे हैं, सत्याग्रह की कहानी लिख रहे हैं, नवजागरण की कहानी, और अद्वैत वेदांत है। सारा सिद्धांत लोग बहारते हैं। छायावादी कविता को लोग दर्शन की पोथी बना करके पेश करते थे। कामायनी जैसी सरस काव्य पुस्तक, उसको शैव सिद्धांत, प्रतिभिज्ञा दर्शन पढ़ा करके लोग उसमें रुचि रही भी हो तो मर जाए। इसलिए मैंने कहा कि स्वयं छायावादी कविता, छायावाद पर मैंने पहली पुस्तक लिखी। राजेंद्र यादव आज भी मुझे उसी पुस्तक के नाते याद करते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारी वो पुस्तक जो मैंने पढ़ी वो आदर्श है कि छायावादी कविता में मेरी रुचि पैदा हो गई। मैंने शीर्षक, अध्यायों के जो शीर्षक दिए वो पंत की कविता से, प्रसाद की कविता से, निराला की कविता से, जागो फिर एक बार, स्वाधीनता आंदोलन वाली पुस्तक का शीर्षक दिया जागो फिर एक बार। तब कविता पुस्तकों के माध्यम से, यानी आलोचना की भाषा कविता की भाषा में हो सकती है और गंभीर आलोचना हो सकती है। ये छायावाद की पुस्तक से मैंने दिखाने की कोशिश की। बल्कि एक इंटरव्यू में पंडित दीनदयाल वाजपेयी, जो छायावाद के बड़े समर्थक, उन्होंने मुझसे कहा कि आप, उनकी धारणा थी कि मैं मार्क्सवादी हूँ, तो बोले कि आपने तो कार्डवेल की इल्यूजन एंड रियलिटी उन्होंने पढ़ी तो होगी नहीं, नाम सुन रखा था, बोले उसमें मार्क्सवाद दिखाया है। तो हमने कहा कि कहीं भी फुटनोट में न मार्क्स है न कार्डवेल है। अगर कुछ है फुटनोट में तो पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं और उनकी कविताएं हैं। आप देखेंगे मैंने किसी आलोचक का उदाहरण नहीं दिया है, चाहे मार्क्सवादी चाहे गैर मार्क्सवादी। चुप हो गए वो जी। तो आलोचना की पुस्तकें आलोचकों के उद्धरणों और विचारों से भरी होती हैं। आपने कहा कि रस पैदा करता है जी। तो रस के अलावा उन साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन भी करता है आलोचक। ये मूल्यांकन भी करते हैं, लेकिन मूल्यांकन विवादास्पद हो सकता है। असल चीज है जो हमारे यहाँ आलोचना की संस्कृति में जो परिपाटी रही है, काव्यशास्त्र के ग्रंथों को देखें तो अलंकार शास्त्र जिसे कहते हैं, वक्रोक्ति कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, उन सिद्धांतों से मतभेद है, लेकिन उनकी पहचान होती है कि आनंदवर्धन ने उस कविता का मर्म समझा कि नहीं। जो व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, यहाँ सुंदर है, यहाँ सुंदर। तो महत्वपूर्ण चीज है कि आप उन मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान के बता सकें कि यहाँ है जहाँ उसकी आत्मा है। दिल कहाँ धड़कता है कविता का, ये आप केवल इशारा कर दें, उसको बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आलोचना का मैं मुख्य कर्तव्य मानता हूँ, और हमारे यहाँ माना गया है कवि सहृदय आख्यो विजयते। आलोचक के लिए पुराना शब्द संस्कृत सहृदय है जी। आलोचक शब्द संस्कृत साहित्य में इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन हमारे रचनाकार आलोचकों के साथ बड़े कठोरता से पेश आते हैं। जैसे आलोचक हैं उनके साथ कठोरता से ही पेश आना चाहिए। अगर वे, गुरुदेव ने, हमारे आचार्य हजय प्रसाद द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी है साहित्य सहचर। आलोचक साहित्यकार का सहचर होता है, साथी होता है, सहृदय होता है, समान हृदय वाला जो आदमी हो। और समान हृदय जब आपका होगा, यानी उसके ताले हों, जैसे संगीत में सुर तभी बनता है जबकि साज में ये नहीं कि सितार वाला अलग बजाए और तबला वाला अलग बजाए, तो फिर वो नीरस होगा ही नहीं,
रसभंग होगा। इसलिए पूरी आलोचना या साहित्य मैं समझता हूँ कि एक तरह से उस आर्केस्ट्रा के समान है कि एक साथ रचनाकार, आलोचक, पाठक तीनों के हृदय के तार जुड़ जाएं। ये है आलोचना, मैं मानता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी रूप में आलोचना होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण जो बुनियादी काम है आलोचना का ये है। दूसरा काम और है, और ये संपूर्ण आलोचना नहीं है। ये पहला स्तर यही है, पहला चरण यही है। इसके बाद आलोचना एक संवाद है, और संवाद में मतभेद भी होता है। उस संवाद में मूल्यांकन को लेकर के मतभेद होता है कि मैं इसको श्रेष्ठ मानता हूं, आप मानते हैं कि नहीं। और इस पर विवाद संस्कृत में हुआ है, हर भाषा में होता है। एक विवाद तो ये भी है कि हमारे यहाँ जो आलोचना की कसौटियाँ हैं वो पश्चिम से ली गई। हम लोग पश्चिम की कसौटियों के आधार पर अब यहाँ पर आलोचना करने लगे हैं। ये कहाँ तक सही है? मैं एक तो कसौटी शब्द पर मुकेश जी कहूँ, रीतिकाल की एक बड़ी पुरानी कविता है, मुझे पंक्ति याद आ रही है। सोने का रंग कसौटी लगाए, न कसौटी को रंग लगाए नहीं सोने। कसौटी काली होती है और सोना पीला होता है। कविता तो श्रृंगार रस की है, कृष्ण काले हैं, राधा गोरी है, तो विपरीत रति का यह वर्णन है। वैसे तो उसमें कहते हैं कि सोना कसौटी पर कसा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोने कसौटी का रंग तो पीला हो जाता है, लेकिन सोने का रंग काला नहीं होता। यह मैं रचना और आलोचना के संबंध को ही मानता हूँ। रचना आलोचना को रगड़ेगी, जब उस पर कसने की कोशिश की जाएगी, तो सच्चाई यह है कि कविता पर आलोचना का रंग नहीं चढ़ेगा, आलोचना थोड़ी सुनहरी हो जाएगी। इसलिए दोनों के संबंध जो हैं, द्वंद्व वाले संबंध में मैं अब भी मानता हूं कि यदि कुछ लोग बिना कुछ कविता रस लेकर पढ़े हुए आलोचना लिखते हैं, पश्चिमी कसौटी की बात आप कह रहे थे कि पश्चिमी कसौटियां लेकर के कहते हैं, मैं समझता हूं कसौटी का आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। निर्यात आप चाहें तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ न हो कसौटी तब तो हम उनके यहाँ से कसौटी लें। अपने यहाँ के लोग जानते नहीं हैं, और ये दिखाने के लिए कि पाश्चात्य आलोचना, अंग्रेजी आलोचना उन्होंने कर रखी है, प्रदर्शन के लिए लोग आइए रिचर्ड्स को का उदाहरण देंगे, न मालूम कि बड़े बड़े आलोचकों का कि हम बड़े भारी विद्वान हैं। सवाल यह है कि जो कविता है, और इसके लिए बढ़ावा मैं कहता हूँ रचनाकार देते हैं। रचनाकार स्वयं अपनी रचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विदेशी उपन्यासकारों का नाम लेते हैं। आजकल कोई जादुई यथार्थ लिख रहा है तो कहता है कि मार्केस ने जो लिखा है 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड। तो रचनाकार स्वयं ये दिखाने के लिए, जिसको मैं कहूँ कि दिखावा है, शोमैनशिप है। तो जब रचनाकार करेगा, रचनाकारों को कोई हक नहीं कि आलोचकों को दोष दें, क्योंकि स्वयं आप महान विदेशी उपन्यासकारों, कवियों का नाम ले लेकर के, कई बार नकल करके आप दिखाएंगे, तो आलोचक भी उसी तरह से उसके जवाब में विदेशी आलोचकों का नाम लेगा। लेकिन इसी तरह का एक और आरोप हमारे आलोचकों पर लगता है, वो ये कि हमारे यहाँ आलोचना अभी उतनी विकसित ही नहीं हुई है, बहुत पिछड़ी हुई है आलोचना। क्या कहेंगे आप? ये गलत है। पहली बात तो ये कि लगभग मैं ये मानता हूँ, मैं तो गांव का आदमी हूँ, जब तालाब में धान का खेत है, जब पानी आने लगता है तो पानी के साथ पौधा बढ़ता है, और अगर पानी कम होने लगता है तो पौधे की बाढ़ रुक जाती है। मैं मानता हूँ कि अच्छी, चाहे इसमें तालाब रचना को मान लीजिए और आलोचना को पौधा मान लीजिए, जिस दौर में साहित्य का स्तर, रचना का स्तर ऊंचा उठता है, आलोचना का स्तर भी उठता है। उदाहरण, अभी तक हमारे यहाँ आधुनिक काल में छायावाद का दौर, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत महादेवी जैसे कवि हुए,
उसी दौर में रामचंद्र शुक्ल पैदा हुए, और रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हैं। और अभी तक कविता का इतिहास आधुनिक लिखा जाएगा तो छायावाद से बढ़कर के श्रेष्ठ कविता तो लिखी नहीं गई है। आधुनिक युग का की उपलब्धि है छायावाद। निराला, प्रसाद और पंत, आरंभिक पंत, पल्लव खास तौर से, गुंजन, तो ये आधुनिक बात की कविता को थोड़ा कम करके नहीं आ करें। नहीं, मैं कम नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दौर है कम नहीं कर रहा हूँ। ये कि होता है, एक दौर आता है। हमारे आधुनिक भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो गांधी युग था, राजनीति का भी वो स्वर्ण युग था। स्वाधीनता की लड़ाई में भारत अपने को जितनी ऊर्जा महसूस करता था, अगर याद करें उन दिनों को, तो गुलाम हम नहीं समझते थे। गांधी ने कहा आज से तुम समझो स्वाधीन हो तो तुम स्वाधीन हो। इसलिए जिस तरह तन के गांधी खड़े होते थे, नेहरू खड़े होते थे, 20वीं शताब्दी के हमारे भारतीय जीवन में राजनीति के जैसे पुरुष पैदा हुए, वैसे पैदा तो फिर नहीं हुए। साहित्य में भी यही हुआ, जैसे तेजस्वी कवि पैदा हुए, कविता पैदा हुई, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक हुए। और बाद वाली कविता भले ही उस शिखर तक न पहुंची हो, लेकिन हिमालय में सारे एवरेस्ट ही तो नहीं होते न। हिंदी साहित्य का एवरेस्ट तो कायदे से कबीर, सूर, तुलसी का है। उसके बाद की कविता रीतिकाल वाली उतनी ऊंचाई पर नहीं है, उसके बाद छायावाद ही है। हाँ, लेकिन हम लोग कविताओं भर की बात कर रहे हैं नामवर जी। कथा साहित्य भी इस दौरान इतना रचा गया है, और उन दोनों को जोड़कर देखा मैं दोनों को तो उस दौर में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद उसी दौर के जैनेन्द्र हैं। अगर दो का नाम आप ले, बाकी को छोड़ भी दे आप, तो उस दौर के दो प्रसिद्ध कथाकार हमारे हिंदी को मिले हैं। इसलिए कहानी, उपन्यास, हमारे दौर के जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखे हैं, तो उस दौर में नाटक भी, नाटक, कहानी, कविता और आलोचना। उसी दौर में रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो मानदंड है। तो मैं कहना यह है कि रचना और आलोचना दोनों इस तरह परस्पर संबद्ध हैं कि एक का उत्कर्ष दूसरे के उत्कर्ष का आधार बनता है, और ये परस्परम भावयंत है। और आलोचना अच्छी होती है तो रचना भी अच्छी होती है। नामवर जी, बात तो आपने छेड़ दी है, और ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मैं हूं मुकेश कुमार, और मेरे साथ हैं जाने माने साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर जी, आपने बहुत ही दिलचस्प चर्चा छेड़ दी है, और काफ़ी विवादास्पद भी होगी ये। आपने छायावाद को शिखर साहित्य का, साहित्यिक कृतियों का, साहित्य रचना का, जो हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का है, वो घोषित किया है। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ जो रचा गया है, क्या केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री जी, नागार्जुन और भी कवियों की एक श्रृंखला आई है, क्या उनके महत्व को आप रेखांकित नहीं करेंगे? इतिहास के क्रम में ये अगला चरण है, और परंपरा से के बीच से आधुनिकता निकलती है। तो उत्कर्ष काल छायावाद का लगभग 1936-37 तक का माना जाता है, जिसमें उपन्यास, कहानी भी दोनों को साथ लेकर के लगभग 36 का वर्ष वही है जबकि कामायनी लिखी गई थी कविता के क्षेत्र में, और गोदान लिखा गया था, प्रेमचंद ने लिखा, और कहानी के रूप में कफन जैसी कहानी लिखी गई थी। और आलोचना के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का चिंतामणि नाम का निबंध संग्रह, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ आए हैं। इसके बाद एक दौर बदलता है। स्वाधीनता आंदोलन में भी सन 36 से नेहरू जी का उत्थान होता है। गांधी के बाद नए नेता आते हैं, तो राजनीतिक जीवन में परिवर्तन और इसके बाद साहित्य में परिवर्तन साथ साथ चलते हैं। तो ये वो दौर है जबकि प्रेमचंद के बाद, अज्ञेय जैनेन्द्र के बाद अज्ञेय के शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास आता है, 41 में लिखा, पहला खंड उसका छपा है। यहाँ से
नए यशपाल आते हैं, भगवती चरण वर्मा आते हैं, अमृतलाल नागर आते हैं, रांगे राघव आते हैं। एक पीढ़ी ये शुरू होती है और ठीक 10 वर्ष बाद आप देखें तो वो पीढ़ी जिसमें मोहन राकेश, अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, ये पीढ़ी 10 साल बाद ये आ जाती है। कविता के क्षेत्र में आप देखें तो अज्ञेय, तार सप्तक आता है 43 में, तो तार सप्तक के सारे कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह तो दूसरे सप्तक में आते हैं, लेकिन लगभग वही काल है। तो एक फिर नई लहर आती है और ये रचनाशीलता, उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि फिर आलोचक भी आते हैं। वही दौर है जबकि रामविलास शर्मा प्रकट होते हैं, यही दौर है जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1941 की। कैसे देखते हैं आप? अगर हम छायावाद के बरक्स देखें इसको, मैं ऐसा समझता हूं कि इतिहास के ऐसे दौर को कि माप है राजनीति, और राजनीति में स्वाधीनता संग्राम हमारा मोटे तौर से एक चरम 47 तक, यानी 46 का 42 का आंदोलन हुआ था जी। तो नहीं भूलना चाहिए, नौसेना विद्रोह 46 में हुआ था। वामपंथी शक्तियां, यही समाजवादी पार्टी के उत्थान का है और कम्युनिस्ट पार्टी का है। यही नहीं, अंबेडकर आते हैं, दलितों के मसीहा के रूप में प्रकट होते हैं, जो संविधान सभा में जाते हैं। एक नया दौर शुरू होता है हमारे राजनीतिक इतिहास में। दुर्भाग्य से दुर्घटना होती है कि देश का विभाजन होता है, स्वाधीनता मिलती है, लेकिन जैसा फैज ने कहा था कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, उजाला तो है लेकिन दाग दाग है ये। तो ये संक्रमण का काल था। उस संक्रमण के बाद आप देखें तो लगभग संविधान बन गया। सन 52 से स्वाधीन भारत में नेहरू युग शुरू होता है और विकास की योजनाएं, साहित्य अकेडमी का निर्माण होता है, ललित कला दौर है। लेकिन ये जो बात का बहुत महत्वपूर्ण दौर है साहित्य के लिहाज से, निश्चित रूप से साहित्य के लिहाज से। ये जितने कवि हैं, जो मैंने कहा कि अज्ञेय, तार सप्तक महत्वपूर्ण कवि नहीं थे, वो शेखर के एक जीवनी के लेखक जाने जाते थे। इसके बाद अज्ञेय की श्रेष्ठ कविताएं इस दौर में लिखी गई हैं। 50 के दशक में, 60 के दशक में शमशेर की किताबें छप करके आती हैं, त्रिलोचन की धरती छप करके आती है, केदारनाथ अग्रवाल आते हैं, नागार्जुन की पुस्तकें छप के आती हैं। तो श्रेष्ठ प्रगतिशील कविता, श्रेष्ठ नई कविता इस दौर की आप देखें तो इसी दौर में आती हैं। और जैसे ही एक दशक समाप्त होता है तो समाप्त होते होते एक तीसरी पीढ़ी आ जाती है, रघुवीर सहाय की, कुंवर नारायण की, केदारनाथ सिंह की। ये पीढ़ी तुरंत आती है। आगे चलकर के श्रीकांत वर्मा आते हैं। फिर 60 के दशक के आसपास देखें आप तो फिर परिवर्तन होता है, धूमिल जैसा कवि आता है और क्रांति की एक नई लहर होती है। तो एक एक दशक में आप देखें कि जितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कविता की भाषा बदलती है, स्वर बदलता है, विषय बदलते हैं, और उसके साथ साथ आलोचना के बारे में आप चूंकि बात कर रहे थे, इसलिए इसी दौर में महत्वपूर्ण आलोचक भी पैदा हुए। अब ये बताइए कि आपने बताया कि हर 1-2 दशक में परिदृश्य बदल रहा है। हाँ, अभी कौन सा परिदृश्य सामने है साहित्य का? इस समय मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति की तुलना में, खास तौर से 1991 की घड़ी में मानता हूं, जब विश्व में समाजवाद का पतन हुआ, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, जिसे ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण कह रहे हैं। एक नव उदारवाद आया है और अमेरिका का वर्चस्व होने के बाद बाजारवाद की संस्कृति आई है। तो स्थिति और जो उदारवाद बड़े नंगे रूप में आपके मीडिया में आदि दिखाई पड़ रहा है, नंगे शरीर का प्रचार दिखाना आदि, तो यानी नारी शरीर ही माल बन गया है और धन का नंगा प्रदर्शन हो रहा है। माल, ग्रैंड माल वगैरह सब बन रहे हैं। ऐसे दौर में साहित्य और कलाओं की बात मैं नहीं करता, लेकिन अब भी मेरा ख्याल है कि साहित्य
प्रतिरोध कर रहा है और प्रतिरोध में इसका विरोध कर रहा है। इस प्रतिरोध और विरोध के स्वर कवियों में जो दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति आप देख रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में विषय बदले, सबसे ज़्यादा स्त्री लेखिकाएं आई हैं और स्त्री की स्वाधीनता और रक्षा स्वयं स्त्री बोल रही है। जो पहले बेजुबान थी, आप देखें तो इस दौर में स्त्री कहानीकार और स्त्री कवयित्रियों की संख्या पहले इक्के दुक्के थे। एक महादेवी वर्मा थी, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, एक दो दिखाई पड़ती थी। बड़ी संख्या में स्त्री लेखिकाएं स्वयं उनको जैसे जबान मिली हो, दलित आए हैं। उसके साथ आप देखें तो जिन्हें हम जनजातीय आदिवासी कहते हैं, वे आदिवासी हिंदी में लिखने आ रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग लिख रहे हैं, पहले भी इक्के दुक्के हुआ करते थे। इसलिए साहित्य जाति के बंटवारे के कटघरे को तोड़ के, जिसको कहूं कि राजनीति में लोकतंत्र आ रहा है। जिस तरह से राजनीति में ये धाराएं प्रबल हुई हैं, उसी तरह से साहित्य में ये धाराएं दिख रही हैं। निश्चित रूप से दिख रही हैं और इसका असर पड़ रहा है कि हमारे यहाँ आलोचना केवल टीका भाष्य नहीं रह गई है, बल्कि आलोचना विमर्श बन गई है। और विमर्श के धरातल पर सिद्धांत भी निरूपित हो रहे हैं, साथ ही इन रचनाकारों के मूल्यांकन के, आप कसौटी की बात करें, कसौटियां बदल गई हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि साहित्य में गिरावट आई है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? राजनीति के को देखते हुए तो गिरावट राजनीति में तो बहुत आई है, बल्कि राजनीति अराजनीतिक हो गई है। उसकी तुलना में साहित्य में गिरावट नहीं आई है। लेकिन पिछले साहित्य को देखते हुए आज के साहित्य की तुलना करें तो देखिए, जो अतीत होता है बड़ा सुनहरा लगता है। जैसे आज बचपन हमको हमारा बड़ा अच्छा लगता है, उसी तरह से अतीत, जिसे कहते हैं कि पहाड़ दूर से ही सुंदर लगते हैं, नज़दीक जाने पर पता चल जाता है। तो इसलिए दूर से हिमालय की चोटियाँ बड़ी सुंदर लगती हैं। अतीत है न, जो बीत गया है, वो सुंदर लगता है। इसलिए आज की हम संभव है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ जब मूल्यांकन करें तो पाएं कि इस दौर का साहित्य जो था वो ज़्यादा अच्छा था, और ये हम भविष्य पर छोड़ते हैं। फिर भी संभावनाओं के लिहाज से आप क्या देखते हैं? निश्चित रूप से संभावनाएं बहुत हैं। आज हमारा साहित्य इस मामले में यूँ भी, इसकी माप देख रहा हूँ कि भूमंडलीकरण, हम अपना माल बाहर कितना बेच पा रहे हैं ये मैं नहीं जानता, बाहर का माल ज़्यादा बेच रहे हैं, लेकिन हमारा साहित्य दुनिया की दूसरी भाषाओं में अनुदित हो रहा है। अंग्रेजी के लोग पहले हिंदी की चीज़ें नहीं छापते थे, अब पेंगुइन इंडिया अनुवाद कर रही है भारतीय भाषाओं के, खासतौर से हिंदी की किताबों, कहानियों, उपन्यासों का बड़े पैमाने पर। यही नहीं, फ्रेंच में, जर्मन में, अन्य भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद हो रहा है। और हमारे साहित्यकार, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर हुआ था, यहाँ से भारत से जो साहित्यकार गए थे, लोगों ने उनको सुना बड़े प्यार से। जापान में भी गए थे, चीन में गए थे, अमेरिका में गए थे। इसलिए विश्व के नक्शे पर हिंदी साहित्य अब आ गया है, क्योंकि उन भाषाओं के लोग हिंदी का अनुवाद कर रहे हैं। पहले हम ही अनुवाद करते थे, अब धारा दोनों ओर से बह रही है, और मैं इसे शुभ लक्षण समझता हूँ। अंत में मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि बहुत से लोग मानते हैं कि साहित्य से कुछ नहीं होता, कविता से क्रांति नहीं होती, कहानियों से कोई दिमाग दिल बदलते नहीं हैं, और ये अलग थलग कुछ चलने वाले कुछ लोग हैं जो ये सब में लगे रहते हैं, समाज अपनी तरह से चलता रहता है। क्या आपको लगता है कि ख़ासतौर से आज के समय में जब बहुत लोगों की दिलचस्पी साहित्य में नहीं रह गई, क्या आपको लगता है इसकी कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता है? उपयोगिता शब्द जो है, जो ये बाजार का शब्द है, कोई काम करें इसे क्या फ़ायदा है, मैं समझता हूँ कि ये बाजार की दृष्टि है। फ़ायदा तुरंत नहीं मिलेगा। कविता, कहानी, उपन्यास का रिटर्न तुरंत मिल जाए, पढ़े और मिल जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसका ये होम्योपैथी है और धीरे धीरे असर करता है इसका।
और आदमी इन चीज़ों को पढ़ के बदल जाता है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि कहा जाता है कि प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी में लिखा है, नादिर शाह ने केवल एक शेर सुन के, फारसी का शेर सुना था और कत्लेआम बंद कर दिया था और कहा था कि तुम्हारी नज़र से तुमने सबको कत्ल कर डाला है, अब बात तो तब है जब तुम इनको जिंदा करके फिर मार। उसने कहा कि कशे नमाद की दीगर बतेग नाज कुशी, मगर की जिंदा कुनी खल्क राव बाज कुशी। अब तुम्हारी है तो प्रेम की कविता ये कि तुम्हारी नज़रों की तलवार से सब लोग कत्ल हो गए, मज़ा तो तब है जब तुम इनको खून की, तुम्हारी तलवार की इतनी प्यासी है कि तृप्त नहीं हुई, प्यास बुझी नहीं, इसलिए फिर से मारने के लिए जरूरी है, प्यास बुझाने के लिए कि इनको पहले जिंदा कर। इसलिए होता यह है कि साहित्य देर तक असर करता है, देर से करता है, लेकिन स्थायी महत्व होता है। तो यकीन है आपको साहित्य में अभी भी इतना सब परिवर्तन देख रहे हैं आप। और क्या, किसी गुमा पर तवक्को ज्यादा रखते हैं जी। यही भरोसा तो है कि साहित्य से जुड़े हुए हैं। अगर इतना न होता तो छोड़ देते धंधा, कोई दूसरा धंधा करते। जी नामवर जी, बातों बातों में ही वक्त गुजर गया और बहुत शानदार बातें रहीं। इन बातों से बहुत सारी बातें निकली हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आनंद आया होगा इस बातचीत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी धन्यवाद।